नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू के सहारे मोदी सरकार का बचना मुश्किल, इंडिया ने रच दिया चक्रव्यूह। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो इस वक्त बहुत ही संकट भरी परिस्थितियां से मोदी सरकार गुजर रही है। लेकिन अब जो हालात आ गए हैं, वह हालात इस सरकार के लिए बद से बदतर होने की शुरुआत शुरू हो चुकी है। पहला कि यह सरकार एप्स्टीन फाइल में और भी उलझती जा रही है, और जिस तरह से उलझती जा रही है वह इस सरकार के लिए बड़ी संकटदायी होने वाला है। आने वाले वक्त में पूरी सरकार उसी के इर्द गिर्द फंसती जा रही है। लेकिन दूसरा जो पहलू है, अमेरिकी ट्रेड डील, जिसको लेकर के इस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ देश बढ़ चुका है, और कब सड़कों पर लोग उतर जाए यह सरकार सोच भी नहीं सकती। उस आंदोलन को दबा पाना या उस आंदोलन का सामना कर पाना इस सरकार के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन स्पीकर ओम बिरला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भारी संकटों का सामना करते हुए आने वाले दिन में नजर आएंगे, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ तो जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, लेकिन बांग्लादेश जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने स्पीकर ओम बिरला को भेजा है, स्पीकर ओम बिरला सरकार के हिस्सा नहीं है, तो स्पीकर ओम बिरला किस हैसियत से गए हैं और उनके स्पीकर पद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, तो विदेशी दौरे पे कैसे गए हैं बांग्लादेश? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या स्पीकर ओम बिरला 9 तारीख के पहले इस्तीफा दे करके सरकार के किसी अहम पद पर बैठने वाले हैं? ऐसी ही संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, और मोदी सरकार उसी पर काम करती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि 9 मार्च को जिस दिन पार्लियामेंट शुरू होगा, उस दिन ओम बिरला के ऊपर जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा वह शुभ संकेत तो नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू के सहारे मोदी सरकार, अब यही दो बैसाखी है कि इस सरकार की बैतरनी पार कराते हैं या नहीं कराते हैं, या उखाड़ फेंकते हैं, या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर नीतीश और नायडू का समर्थन नहीं मिला तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा संभव है, और इस्तीफे के साथ साथ मोदी सरकार के लिए भी संकटें पैदा हो जाएगी, क्योंकि बहुमत इनके पास तब नहीं रहेगा। लेकिन वही मान मनोबल का दौर शुरू है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के अंदर आईटी हब बनाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों से इन्वेस्टमेंट की उम्मीद कर रहे हैं जो एप्स्टीन फाइल में लिप्त पाए जा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन आज भी यह सरकार और इस सरकार से जुड़े लोग वैसे ही चरित्रहीन व्यक्तियों से संपर्क में हैं और उसी के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार जो है इसमें लिप्त पाई जा रही है। मैं नहीं जानता, लेकिन एप्स्टीन फाइल के ईमेल्स जो मिल रहे हैं वह तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री जो है, चुनाव लड़के नहीं आते, राज्यसभा के जरिए इनको ला करके और मंत्री बनाया गया। सोचिए कि हरदीप सिंह पुरी क्या क्या गुल खिलाए हैं और क्या क्या उनके ईमेल में मिल रहा है। दूसरा कोई होता तो चुल्लू भर पानी में डूब जाता, लेकिन इन लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है, और देश को भी तार तार करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार इन सभी चीजों से दूर, और चंद्रबाबू नायडू भी इन सभी चीजों से दूर है। एनडीए गठबंधन के किसी भी व्यक्ति का, एनडीए की जो हिस्सा है 53 लोग जो है, उनमें किसी का भी नाम नहीं है एप्स्टीन फाइल में। जितने भी है टोटल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी का चरित्र क्या है। और आरएसएस को लेकर के भी बहुत सारे चीज विदेशों में खुलासे हो रहे हैं। आरएसएस भी कम गुल नहीं खिलाता है, और भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरह से उसी में लिप्त। लेकिन यह कब की भारतीय जनता पार्टी? यह 2014 के बाद की भारतीय जनता पार्टी, 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी नहीं, 2014 के बाद वाली भारतीय जनता पार्टी सारी इसी में लिप्त पाई जा रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की जरूरतें नरेंद्र मोदी सरकार से पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूरगामी जो परिस्थितियां हैं, जिस आईटी हब को वह बना रहे हैं, उसके लिए एप्स्टीन से जुड़े हुए लोगों को मोदी सरकार जरूर आंध्र प्रदेश के अंदर प्रवेश करा रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से बहुमत हासिल किए रहने के लिए और उनका समर्थन मिलता रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार अलग अलग तरीके के रास्ते अपना रही है। लेकिन नीतीश कुमार भी एक ऐसे अहम कड़ी है जो मोदी सरकार के लिए बहुत जरूरतमंद है। नीतीश कुमार के भी 12 सांसद हैं, इन 12 सांसदों की इन्हें सख्त जरूरत है। ऐसे में बिहार के अंदर एक नई उथल पुथल सी परिस्थिति उस वक्त से पैदा हो गई जब पप्पू यादव ने बयान दिया। पप्पू यादव ने यह बयान दिया कि उनका एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही थी बिहार के अंदर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह साफ शक जाता है कि यह सम्राट चौधरी के ऊपर ही यह सारे शक जा करके टिकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस तरह से कार्य इस समय से प्रशासन को वहां संभाल रहे हैं, वह प्रशासन पूरा सम्राट चौधरी के अधीन हो चुका है और सम्राट चौधरी पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह भी जाता है, चर्चाओं में है कि सम्राट चौधरी से जिसकी भी नहीं बनती थी, अब गृह मंत्री बनने के बाद जब प्रशासन उनके हाथ में आया तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। या पप्पू यादव ने भी इस बात पर मुहर लगाई कि उनका एनकाउंटर करने की कोशिश थी, लेकिन असफल हो गए। अब पप्पू यादव एक कोई ऐरा गैरा व्यक्ति है नहीं। पप्पू यादव बिहार के में जाने जाते हैं। पप्पू यादव बिहार के अंदर लोगों के मसीहा के तौर पे भी जाने जाते हैं। कोरोना काल हो या बाढ़ पीड़ित हो, सबको मदद पहुंचाते हुए भी पप्पू यादव नजर आए हुए हैं और हमेशा सरकार से पहले वह पहुंचते हैं। ऐसे में पप्पू यादव के एनकाउंटर में जो करने की कोशिश की गई वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात का खुलासा पप्पू यादव ने ही किया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी दो फाड़ों में बटी। कुछ लोग पप्पू यादव के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आ रहे, लेकिन नीतीश कुमार किसी इतने बड़े चक्रव्यूह को रचते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी उलझती हुई नजर आ रही है। यह सब कुछ तब से हो रहा है जब ममता बनर्जी नीतीश कुमार के संपर्क में आ गई और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होना है और ममता बनर्जी खासे परेशान है। ममता बनर्जी को यह समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव में परिणाम क्या होंगे। अब भी हर जिले में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई अधिकारियों को आज चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में उन्हें निकाल फेंका है बाहर। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की सुनवाई न तो सुप्रीम कोर्ट ने की फैसला दिया, न एसआईआर की सुनवाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रास्ते निकल पड़ा है। ऐसा तब एहसास हुआ जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया। बहुत ही चलन में और चर्चा में थे इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा। वह मुस्लिम वर्ग के ऊपर राइफल टांग लेते हैं, मारते हुए दिख रहे थे। तो एक सीएम इस हद तक जा रहा है, यानी कि न्यायपालिका से भी उम्मीद अब बची नहीं है। बाकी के दिनों में भी आप दर्शकों ने देखा, चाहे चुनाव आयोग या ईवीएम मशीन को लेकर के या चुनाव आयोग के किसी केस को सरकार के लेकर के हो, तो सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं है। सूर्यकांत सीजीआई है तब भी और सीजीआई नहीं थे तब भी वह सरकार और चुनाव आयोग के पक्ष में ही लगातार नजर आए, यानी कि उनकी नीयत पर सवाल खड़ा हो रहा है। पहली बार कि खुलेआम वह सरकार के साथ मिलते जुलते हैं, उसके साथ खेल खेलते हैं, उसके साथ बैडमिंटन खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं। बाकी उनको समय तो मिलता नहीं खेलने के लिए और सरकार के लिए काम करते हुए भी नजर आते हैं। तो आप सोचिए कि न्यायपालिका आपका सुनेगा नहीं, संवैधानिक संस्थाएं सुनेंगे नहीं, सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। आप करेंगे तो क्या करेंगे?
यही वजह रहा कि राहुल गांधी से 17 किसान संगठनों ने और मजदूर संगठनों ने जो बैठक की पार्लियामेंट के अंदर, उनके दफ्तर में, लीडर ऑफ अपोजिशन के, इन्हीं सब रणनीतियों पर बातचीत हुई। और अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द किसान संगठन सड़क पर आने वाले हैं। इस बात को सुन करके मोदी सरकार के अंदर कपकपी तो पैदा हो ही गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एक बार इस देश को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। कहते हैं कहावत जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब सड़कें आवारा हो जाती है, सड़कें सूनी हो जाती है, तो संसद आवारा हो जाता है। तो उन सड़कों को भरने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि सड़कें सूनी हो गई है, इसीलिए आवारा हो गए हैं नेता। अब जब सड़कें भरेंगी तो सरकार की नींव टूटेगी। यह सरकार घातक है इस देश के लिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। कोई घर उजड़ रहा है तो परेशान है, किसी का हक मारा जा रहा है तो परेशान है, कोई लूट रहा है तो परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, और किसी के बसे बसाए घर को ही उजाड़ दे रही है यह सरकार तो परेशान है। कोई भी एक ऐसा तबका नहीं है जो परेशान नहीं है, और सरकार अपने कामों में मगरूर है। रसिया से रिश्ता तोड़कर इजराइल से रिश्ता बना रही है, और अमेरिका के हाथों कठपुतली बन करके नाच रही है। यह मैं नहीं कहता, पूरा देश कह रहा है। फिर भी घमंड है इस सरकार को। नरेंद्र सरेंडर कर चुका है, लेकिन फिर भी घमंड है। कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। फूकने की जरूरत है तब वह उड़ेगी। वही फूकने के लिए देश की जनता ही सड़क पर आएगी, और उसकी जरूरत आन पड़ी है। किसानों के तरफ से जो टिप्पणियां आ रही है, प्रतिक्रिया आ रही है, वह सरकार को चौंका रही है। लेकिन 9 मार्च से जो पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है, 9 मार्च से इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, या फिर इस देश की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 2 में तो एक होने जा रहा है, क्योंकि 9 मार्च से जब विपक्ष एकजुट होकर के रहेगा तो नीतीश नायडू के जो सहारे यह सरकार है, अगर जनता भी सड़क पर रही तो इस सरकार के साथ साथ उन सहयोगी दलों को भी दिखते आएंगे जिसके दम पर यह सरकार है। लेकिन इस हालात में सरकार आ गई है, लेकिन अभी भी बार्गेनिंग पावर चल रहा है, क्योंकि नीतीश नायडू के सहारे अब यह सरकार टिकी है। मान मनोबल का दौर है, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। वादा खिलाफी का याद दिला रहा है, लेकिन उनकी जेब जैसे टाइट करेगी सरकार, वैसे वह सरकार के पक्ष में आकर के फिर खड़े हो जाएंगे। यानी कि इस देश के साथ फिर एक बार धोखा। जैसे वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में ईद के वक्त नीतीश कुमार भी पटना गांधी मैदान में जाकर के मुस्लिम संगठनों को कहे कि हम आपके साथ हैं, हम समर्थन नहीं करेंगे सरकार को इस बिल पर। मुसलमानों ने बुलाया नहीं था नीतीश कुमार को, खुद ही बिन बुलाए मेहमान गए थे। लेकिन क्या किया, भरोसा इनके ऊपर नहीं था। क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहले वोट किया। चंद्रबाबू नायडू जाकर के रोजा खोल रहे थे मुसलमानों के साथ, और क्या कहा कि हम समर्थन नहीं करेंगे। रात भर में खेल पलट गया। दूसरे दिन बार्गेनिंग पावर हो गई और समर्थन दे दिया। तो यह धोखा दे रहे हैं। अब इनके साथ जनता क्या करेगी, क्या हिसाब करेगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब इतना आसान हर चीज नहीं होगा इस सरकार के लिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब यह रंग क्या बदलते हैं। लेकिन असली सच्चाई इनकी सामने आ गई। एप्स्टीन ने इनकी हर एक परतें खोल दी है, इनके चरित्र, इन नेताओं के सभी के चरित्र खोल दिए हैं। अब यह सेना पे रोक लगा रहे हैं कि सेना बुक नहीं लिख सकती, किताब नहीं लिख सकता सेना का कोई अधिकारी। अब यह लोगों के 100 साल पुराने घरों को खाली करा करके बुलडोजर चला के उजाड़ रहे हैं, या लोगों के लिए कानून बदल दे रहे हैं। तो यह सारी चीजें जो हो रही है, अब ऐसा भी चर्चा में आया है कि अब एक ऐसा प्रस्ताव पारित हो रहा है कि प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर सकता। अरे कायर होगा वह प्रधानमंत्री जो इतना डरपोक है कि सवालों से भागता है। रैलियों में तो बड़े बड़े भाषण देता है, लेकिन सवालों के जवाब से भागता है। वह प्रधानमंत्री नहीं हो सकता वैसा व्यक्ति। वैसा व्यक्ति को कायर कहा जाता है भारतवर्ष के अंदर। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।